आज हम लोग कर रहे हैं 13 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, इसके अंदर टोटल सवाल 20 है। हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि हम लोग एक बार ये कर चुके हैं जब हम इम्पोर्टेंट 50 कर रहे थे, तो उसमें ये सारा कवर। ठीक है, कुछ सवाल 2-4 हैं जो अलग है, बाकी सब सेम ही है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 13 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, एक्सप्लेन इन डिटेल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछ रहा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी responsible for administering election to the parliament, state legislature and the offices of the president and vice president of India. Its main objective is to ensure free, fair and impartial election in the country. ये इनका मेन काम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कहाँ पे प्रावधान है ये भी हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which provides appointment. The president appoints the chief election commissioner CEC and other election commissioner. इसके जो पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के जो पावर हैं आपके 324 में दिए गए हैं। ठीक है, पावर्स, आर्टिकल 324 गिव्स द कमीशन द पावर टू सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन को कंडक्ट कैसे कराना है, कैसे कंट्रोल करना है, किस हिसाब से उसको कंडक्ट कराना है, सारी जो शक्ति है वो किसके पास है, वो आपके इलेक्शन कमीशन के पास है। ठीक है, ये किस किस का इलेक्शन कराते हैं, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, और अदर जो इलेक्शंस होते हैं उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कौन कौन से आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपका आर्टिकल 324 है, उसका क्लॉज 1, फिर क्लॉज 2, फिर 325, 326, 327, 329 एंड 330 से 332। ठीक है, 324 1 क्या बोलता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में 324 1 बोलता है। 324 2 बोलता है आपका empowers the president to extend the commission। कमीशन के पावर और उनके जो फंक्शंस हैं उनको एक्सटेंड करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, अंडर आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2। ठीक है, फिर आपका 325 एंड 326 है, इलेक्टोरल रोल और अडल्ट सफरेज के बारे में बताता है। फिर है आपका आर्टिकल 327 से 329, पार्लियामेंट कैन रेगुलेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस। ठीक है, बट ECI सुपरवाइजेस। ये हो गया इनका। फिर है आपका आर्टिकल 330 से 332 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो ये भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ है यह, इसीलिए इसका भी प्रावधान इसमें है। कंपोजिशन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इनिशियली ECI had only one chief election commissioner, but after the election commission amendment act 1989 it was made multi-member with पहला chief election commissioner and 2 election commissioner। ठीक है, मतलब एक chief election commissioner रहेगा, उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है टेन्योर क्या है इनका, तो टेन्योर है 6 इयर्स का या अंटिल एज ऑफ 65 इयर्स। दोनों में से जो पहले आएगा वो उनका हो जाएगा। द टेन्योर ऑफ सर्विस इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट बट कैन नॉट बी चेंज टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द इनकम्बेंट। रिमूवल कैसे होगा, CEC कैन ओनली बी रिमूव्ड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, फिर है अदर ECs कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है रिमूवल हो सकता है। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस वहां पे भी होता है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रिकमेंड करते हैं उनको निकालने का। फिर है पावर एंड फंक्शन। पावर क्या है, पहला सुपरवाइजरी पावर है,
जो भी इलेक्शन के रिगार्डिंग डायरेक्शन होगा या कंट्रोल होगा वो कर सकते हैं। दूसरा रेगुलेटरी पावर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आपने देखा होगा आचार संहिता वगैरह लागू कर देते हैं, तो ये सब डिसाइड करने का पावर आपके इलेक्शन कमीशन के पास है। क्वासी जुडिशियल पावर भी है, अगर किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, अगर उन्होंने इलेक्शन के लॉज को वायलेट किया है तो आपके इलेक्शन कमीशन उनको भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और एडवाइजरी रोल भी इनका होता है, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के मैटर में भी अपना एडवाइस दे सकते हैं। तो ये आपके पावर और फंक्शन के हो गए। लैंडमार्क एक केस है किहोटो होलोहन वर्सेस जचिल्लू एंड अदर्स। ECI has quasi judicial power under 10th शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके ये जो है ना इलेक्शन कमीशन अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं उनके किसी गलत एक्ट के कारण या किसी आपके किसी लॉ को उन्होंने वायलेट किया है जो इलेक्शन से जुड़े थे, तो उनको निकाला जा सकता है क्योंकि ECI के पास क्वासी जुडिशियल पावर है। और ये बात किहोटो होलोहन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, फिर है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ ECI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एंजॉय ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ECI हैज budget is charged on the consolidated fund of India, not voted by parliament. Administrative independence, can take decision without government interference। ठीक है, कहाँ इलेक्शन कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, ये सारी व्यवस्था का जो जिम्मेदारी है वो किसके पास रहता है, इलेक्शन कमिश्नर के पास रहता है। उनका सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है जो किसी लॉ से इनको बनाया गया हो। ठीक है, इसके अंदर भी रिफॉर्मेशन रिकमेंडेशन दिया गया था इन रिफॉर्म करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में, मेड इट मल्टी मेंबर। पहले एक ही मेंबर होता था चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके बाद इसमें बहुत सारे मेंबर जोड़े गए। फिर आगे आपका वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाया जाने लगा। फिर रिकमेंडेशन बाय लॉ कमीशन टू एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन एंड पॉलिटिकल फंड। तो ये सारी चीजें जो है इसमें रिकमेंडेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका, एक्सप्लेन जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया विद केस लॉ। ये हमने पहले भी किया था, ये हम वापस से कर रहे हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों के अपने अपने काम दे दिए गए हैं, आपको पता होगा सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, तो जुडिशरी का काम है मेनली इंटरप्रेट करना लॉ का। ठीक है, कहीं पे लॉ ऐसा वायलेट हो रहा है या आपका कोई ऐसा लॉ है जिसके ऊपर जो है कोर्ट को लगता है कि इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, ठीक है, तो कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है। उसी के साथ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल हार्मनी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, और वुमेन्स को के अपलिफ्टमेंट, चाइल्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो वे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या सोशली वीकर सेक्शन है या आप बोल लो आपके क्या बोलते हैं कल्चरली अगर कोई वीकर सेक्शन में है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कोई लॉ पास करता है या कोई गाइडलाइन देता है या कोई इंटरफेरेंस करता है पॉलिटिकल ऑर्डर के खिलाफ, तो हम उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आपका लैंडमार्क जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे ये बता सकते हो, जो लेबर लॉ में एक सेक्शन को स्टक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ठीक है, आपके ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का पावर कहाँ से आता है, तो आपका आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 136 है, आर्टिकल 142 है। ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, ठीक है, कि आप न्याय हित में कुछ भी कर सकते हैं। तो न्याय हित में करने के लिए उनको अपना एक्टिव रोल प्ले करना होता है, ठीक है, जिसके लिए वो जो है
मतलब कोई भी गाइडलाइन पास कर देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई प्रेसिडेंट को मतलब विद इन अ मंथ किसी भी बिल पे अपना ऑर्डर पास करना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल था। इस जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है? आप पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। अगर कोर्ट से कोई रेमेडी चाहिए तो रेमेडी के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर कहीं पे फंडामेंटल राइट का, ठीक है, वायलेशन हो रहा है या कोई ऐसा लॉ है जो कॉन्ट्राडिक्ट है फंडामेंटल राइट के, तो कोर्ट वहां पे इंटरप्रेट करके फंडामेंटल राइट को सबसे ऊपर रखेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म के ही अंदर कवर होता है। लैंडमार्क जजमेंट है आपका, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोल सकते हैं। केशवानंदा भारती का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट हो गया, रूल ऑफ लॉ का पार्ट हो गया, या आपका जुडिशियल रिव्यू का पार्ट हो गया, ठीक है, ये सब आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक्टिवली दिया ना बल कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है। फिर मेनका गांधी के केस में कहा कि कोई भी ऐसा मतलब आप जो है लॉ या ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते जिससे किसी का लिबर्टी कर्टेल हो। अगर आपको पासपोर्ट जब्त करना है तो रीजन बताइए क्यों जब्त करना है। ऐसे बोलोगे कि नहीं देश के लिए खतरा है इसलिए आपका पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ज्यादा तवज्जो दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए। आपको अगर किसी का पासपोर्ट जब्त करना है क्योंकि वो बाहर जा रही है, बाहर जाके कुछ बोलेगी, तो ये तो गलत है ना भाई। आपके आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी है, तो लिबर्टी का मतलब है कि वो कहीं भी जा सकती है। तो बिना वजह बताए अगर आप उसका पासपोर्ट सीज कर रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत मतलब सारे गाइडलाइन भी जारी किए थे। तो मेनका गांधी का केस ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक एग्जांपल है। विशाखा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइन दिए कि पॉस एक्ट होना चाहिए, आईसीसी बननी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनना चाहिए, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी होगी कि इसका जांच करे, जो जिम्मेदार होगा उसको निकाल ले, महिला को टेम्पररी लीव दे, उसकी लीव जो होगी वो पेड होगी। ये सारे गाइडलाइन उन्होंने विशाखा के केस से दिया। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म का ही पार्ट है, ठीक है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि जुडिशियल रिव्यू के नाम पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो लिमिट है उसको ओवर स्टेप कर रहा है या ओवर रीच कर रहा है, ठीक है। जैसे सुप्रीम प्रेसिडेंट के केस में बहुत सारे ने क्रिटिसाइज किया कि आप ओवर रीच कर रहे हो अपने पावर का। जब सेपरेशन ऑफ पावर है, सबके पावर अपने अपने दिए गए हैं, तो आप क्यों मतलब अपने पावर को ओवर रीच कर रहे हो। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म तो बोलता है कि भाई आपके पास पावर है कि आप रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सकते हो, सुप्रीम को हायर बना सकते हो, ठीक है, और लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है क्रिटिसिज्म रहता है कि जुडिशरी भी जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर ओवर रीच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर विद एग्जांपल। मैंने इसको भी अच्छे से बताया था। स्टेट और यूनियन का जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है वो आपके शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है यूनियन लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में और कंकरेंट लिस्ट के बारे में, ठीक है। जब आप 7th शेड्यूल देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट का है, स्टेट लिस्ट में जो लॉ बनाने का काम है वो स्टेट असेंबली के पास है, ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में जो लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। वहां पे कुछ ऐसे पावर दिए गए हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कंकरेंट लिस्ट के अंदर अगर स्टेट और सेंटर के बीच कोई कानून बनता है, ठीक है, मतलब कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर है, स्टेट को भी यूनियन को भी। अगर दोनों कानून बनाते हैं, कहीं मतलब इत्तेफाक से दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं आपस में,
तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, सेंटर को लॉ बनाने का अधिकार यूनियन लिस्ट में कौन कौन से में है? डिफेंस के लिए है, फॉरेन अफेयर के लिए है, बैंकिंग के लिए है, करेंसी के लिए है। ठीक है, स्टेट में स्टेट के पास कौन कौन से चीज के लिए पावर है? तो आपका पब्लिक ऑर्डर के लिए है, पुलिस सिस्टम के लिए है, लोकल गवर्नेंस के लिए है, और बहुत सारे हैं। ये मेजर बताया मैंने। फिर कंकरेंट में दोनों के लिए कौन कौन से पावर हैं? तो एजुकेशन पे दोनों बना सकते हैं, मैरिज पे दोनों बना सकते हैं, डाइवोर्स पे दोनों बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे दोनों बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा कंकरेंट में तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। फिर एक आता है आपका आर्टिकल 250 में कि विशेष परिस्थिति में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगा तो स्टेट लिस्ट के लिए भी वो लॉ बना सकता है और वो लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर है आपका इमरजेंसी के टाइम पर, अगर इमरजेंसी का समय है, ठीक है, तो उसमें स्टेट लिस्ट में भी अगर कोई कानून बनाना है तो सेंटर बना सकता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका रेस्यूडरी पावर। अगर किसी भी चीज के लिए कानून बना ही नहीं है, मान के चलते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी अभी आया है, पहले नहीं था, तो पहले नहीं था तो स्वाभाविक है कि किसी लिस्ट में नहीं होगा, ना स्टेट में होगा, ना कंकरेंट में होगा, ना यूनियन में होगा। तो अभी कुछ ऐसा आता है, ठीक है, और उस पे लॉ बनाना है, तो ये रेस्यूडरी पावर है। ठीक है, और ये किसके पास जाएगा? यूनियन के पास जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे साइबर लॉ, स्पेस रिसर्च। ठीक है, अभी नया नया आया है, तो अगर इस पे लॉ बनाना है और इसके बारे में यूनियन में भी नहीं है प्रावधान, स्टेट में भी नहीं है, कंकरेंट में भी नहीं है, तो उस पर डायरेक्ट पावर यूनियन का होगा। यही रेस्यूडरी पावर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हो गया आपके डॉक्ट्रिन भी इसके अंदर आते हैं। जब स्टेट और सेंटर के बीच कोई लॉ का इनकंसिस्टेंट हो या वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी लगाता है। ठीक है, और उस केस में जो है आपका सुप्रीम सेंटर का लॉ सबसे सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका जो क्या बोलते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो होते हैं, यही है। ठीक है, ये पहले भी हमने डील किया था, तो इसमें कोई ज्यादा दोहराई की बात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इमरजेंसी एंड टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी क्या है? मैंने बताया था, एन इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन विच the normal constitutional machinery of the state or the union cannot function effectively। ठीक है, तो कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें हमारे सॉवर्निटी को खतरा हो, ठीक है, या वॉर लाइक सिचुएशन हो, या आपके जो है किसी इंटरनल मतलब होता है ना, अपने सैनिक ही विद्रोह कर लेते हैं, तो अगर कैसा वॉर सिचुएशन हो या एक्सटर्नल अग्रेशन हो या आर्म्ड रेवेलियन हो, ऐसी परिस्थिति में आपके इमरजेंसी लगाए जाते हैं। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 352 में बताया गया है। प्रेसिडेंट यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ये जो है अंडर आर्टिकल 356 लगाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है प्रेसिडेंट को बोल के, इसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अगर देश के अंदर पैसे की कमी हो जाती है, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जा सकता है। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है कि कब लगाना है और कब हटाना है। जब लगाना होगा लगा सकते हैं, ठीक है, और जब हटाना होगा हटा सकते हैं। ये आपका हो गया नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारत में कभी नहीं लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगा है, और स्टेट इमरजेंसी तो कई बार जब स्टेट में सरकार गिर जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस इन दी
इन इंडिया विद हिस्ट्री। ठीक है, पहले क्या था अभी क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टू ensure this independence, the constitution provide a detailed procedure for the appointment of judge of Supreme Court and High Court. These provisions are primarily contained under Article 124, 217, 222, 224 of the Constitution. Over the time, judicial interpretation has significantly shaped this process, especially through the evolution of collegium system. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 124(2) deals with the appointment of Supreme Court judges. Judges are appointed by the President of India. Process क्या है, the President appoint judges after consultation with the Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court and High Court as deemed necessary. In the case of appointment of the Chief Justice of India, the senior most judges of the Supreme Court is usually appointed by the convention. For appointment of other judges, recommendations are made by the collegium consisting of the CJI and four senior most judges of the Supreme Court. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसमें चीफ जस्टिस वही बनता है जो सीनियर मोस्ट हो, पहली बात। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन कराता है, प्रेसिडेंट। दूसरी बात, अगर उसी सुप्रीम कोर्ट में किसी और जजेस की नियुक्ति करनी है तो ये डिसाइड कौन करता है, कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पे जजों की नियुक्ति की जाती है। कोलिजियम सिस्टम में कौन होता है, एक सीजेआई खुद होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो ये 5 लोगों का जो है कंपोजिशन कोलिजियम सिस्टम बनाता है और इसी 5 जने के द्वारा रिकमेंड किए गए व्यक्ति का नाम जो है सेंटर को भेजा जाता है। सेंटर जब उस नामों पर जो है आपका अप्रूवल लगा देता है तो फिर उसका जो है प्रेसिडेंट ओथ लेकर के जो होता है ना आपका सेरेमनी वगैरह वो करा करके उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट। दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन, क्या क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। तो सबसे पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और उनका जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। ठीक है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो आपका हाई कोर्ट में 5 साल का जज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या हाई कोर्ट में आप 10 साल से वकालत कर रहे होंगे। ये दोनों क्राइटेरिया अगर दोनों में से कोई है तो आप ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आपका आर्टिकल 217 जिसमें हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। प्रोसेस क्या है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद, किसके साथ कंसल्ट करने के बाद होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट के बाद, फिर हाई कोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो रहेंगे, गवर्नर रहेंगे और सीजेआई जो हमारे भारत के हैं वो रहेंगे। ये तीनों जो है डिसाइड करेंगे कि किसको जज बनाना है। अंडर द कोलिजियम सिस्टम द रिकमेंडेशन इज इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट in consultation with the 2 senior most judges of that high court forwarded to the supreme court collegium for approval। ठीक है, तो हाई कोर्ट का भी अपना कोलिजियम है, ये भी याद रखिएगा। हाई कोर्ट के कोलिजियम में कौन होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, ये तीनों मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि किसको आपका जो है जज बनाना है हाई कोर्ट का। फिर ये नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में जाएगा जहां पे हमने अभी 5 व्यक्ति का जिक्र किया था। ठीक है, फिर वो अगर डिसाइड करते हैं कि हाँ इसके नाम पर इसको बनाना है, ठीक है, तो फिर उसको फिर आगे का जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट वगैरह ओथ वगैरह सब लेकर के उसको बना दिया जाएगा। इनका भी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और किसी भी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल से प्रैक्टिस में होना चाहिए। ठीक है, या बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर दी एटलीस्ट 10 ईयर। अगर हाई कोर्ट में 10 साल से वकील है
तो उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या था, इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेसेस that the executive would have a significant role with the president making appointment after consultation with the judiciary. The term consultation was ambiguous. ठीक है, पहले जो जजों की नियुक्ति होती थी तो उसमें आपके एग्जीक्यूटिव से मतलब कंसल्ट किया जाता था। ठीक है, और तब जो है जुडिशियरी में जजों की नियुक्ति होती थी। तो ये जो कंसल्टेशन का सिस्टम था वो एम्बिगुअस था। ठीक है, तो एसपी गुप्ता का केस आया था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, द एग्जीक्यूटिव वाज गिवन प्राइमेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। फिर सेकंड केस आया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट ओवररूल्ड एसपी गुप्ता केस, held that judicial supremacy is essential for independence of judiciary, introduces the collegium system giving primacy to the CJI and senior judges। ठीक है, तो सेकंड केस जो आया था आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब कोई भी एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है किसी भी जज के अपॉइंटमेंट में। ठीक है, और उसी टाइम पर इसी केस से कोलिजियम सिस्टम का जो है आगाज हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, जिसके अंदर सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं कोलिजियम का पार्ट बने। ठीक है, इसके बाद है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998 का एक केस है, क्लैरिफाइड एंड एक्सपांडेड द कोलिजियम, established that the Supreme Court Collegium shall consist of CJI plus 4 senior most judges. The High Court Collegium shall consist of the Chief Justice plus 2 senior most judges। ठीक है, तो तीसरा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था उसमें आपका जो है सीजेआई ने क्या बोलते हैं कोलिजियम को एक्सपांड किया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सीजेआई के साथ 4 जज होंगे और हाई कोर्ट का कोलिजियम चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ठीक है, 99th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 2014 के आसपास का ये सीन है, एनजेक लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस से एनजेक को स्टक डाउन कर दिया गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, एनजेक का जो प्रोविजन है उसमें एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट लेने का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर हम एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट लें जज के नियुक्ति में तो हो सकता है जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो है खतरे में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रहना पड़ेगा, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशरी के लिए गलत होगा। ठीक है, और ये इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक के इस प्रोविजन को स्टक डाउन करते हुए कोलिजियम सिस्टम को मतलब क्या बोलते हैं उसको सक्सीड किया, माना कि नहीं कोलिजियम सिस्टम इज बेटर। ठीक, तो यही है आपका पूरा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पहले वाला ही सीन है यहाँ पे भी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन को पावर है, स्टेट में स्टेट को पावर है, कंकरेंट में दोनों को पावर है। ठीक है, कंकरेंट में दोनों के लॉ अगर कॉन्ट्राडिक्ट होंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी लगाया जाएगा और यूनियन के लॉ को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें एक ये भी याद रखना आप, अगर स्टेट के लॉ को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट के लॉ उसको ओवरराइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अगर प्रेसिडेंट ने स्टेट के लॉ पर असेंट दे दिया कि नहीं स्टेट का भी लॉ बहुत सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो पार्लियामेंट के लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये भी याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, लेकिन 99% केस में ठीक है आपके सेंटर के लॉ बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। हमने अभी ही डील किया था तो हम इसको वापस से डील नहीं करेंगे। इसमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेट इमरजेंसी का भी हमने देखा था कि अगर किसी भी स्टेट में सरकार गिर जाती है या एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, ठीक है, तो गवर्नर जो है अपना एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है प्रेसिडेंट उस स्टेट में
आपके प्रेसिडेंट रूल जो है लगा सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रेसिडेंट रूल वाला नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है अंडर आर्टिकल 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाया जाता है जब अपने देश के सिक्योरिटी पर खतरा हो, ठीक है, वॉर सिचुएशन, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, उसमें लगाया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी कैबिनेट के एडवाइस के आधार पर कि नहीं स्टेट में लगा दिया जाना चाहिए नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक और बात याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी के दरमियान आपके आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपके कर्टेल नहीं होंगे, जैसे अंडर आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होंगे इमरजेंसी के दौरान, लेकिन बाकी के सारे राइट आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आपके आर्टिकल 20 और 21 का भी राइट जो है, मतलब सारे राइट आपके सस्पेंड किए जा सकते थे पहले, ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट लाया गया बाद में, उसमें कहा गया कि नहीं सारे राइट को आप इमरजेंसी के दरमियान सस्पेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 और 21 के राइट हमेशा बरकरार रहेंगे, भले इमरजेंसी का सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज बिल, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ बिल। तो हम लोगों ने शुरू में भी समझा था जब हम लोग इम्पोर्टेंट 50 कर रहे थे कि बिल क्या होता है। तो बिल एक ड्राफ्ट होता है, जब कोई कानून बनाना होता है तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, कि हम इस चीज के लिए लॉ बना रहे हैं, उसमें क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी सारी बातें होती है। तो उस ड्राफ्ट को, उस प्रपोजल को हम क्या बोल सकते हैं, बिल बोल सकते हैं, ठीक है। अब यही बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा या आपके राज्यसभा लोकसभा में जाएगा, बिल पे बहस होगी, वोटिंग होगा, ठीक है। इसके बाद जो है बिल पास हो जाता है, बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट असेंट देगा और वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो जनरली 5 टाइप के बिल होते हैं। पहला गवर्नमेंट बिल जो मिनिस्टर लेके आते हैं, दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल जो अदर देन मिनिस्टर लेके आते हैं, तीसरा मनी बिल, कोई बजट हुआ, कोई टैक्स के ऊपर, कोई एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर बिल बनाना है तो मनी बिल, मनी बिल लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं होता। फिर होता है ऑर्डिनरी बिल जो आपके शिक्षा समाज, मतलब जो ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कम इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। जैसे राइट टू वाटर बिल आया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल आया था। तो शिक्षा समाज या स्वास्थ्य जुड़े विषय पर जब कानून बनाए जाते हैं तो वो ऑर्डिनरी बिल लाया जाता है उसके लिए, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जब संविधान में अमेंड करने की जरूरत हो तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। जैसे आपका 48 अमेंडमेंट हो गया, 86 अमेंडमेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट हो गया, ये सारे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, और कभी कभी स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट का भी सैंक्शन लगता है, मतलब स्टेट असेंबली के भी उसमें अप्रूवल लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बताइए, पोजीशन के बारे में बताइए, और उनके पास ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या पावर है ये भी बताइए, ठीक है। तो आपको पता है प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है, और ये जो है आपके फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं अंडर आर्टिकल 52 प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड while the real executive authority lies with the council of minister headed by the prime minister, ठीक है। इसके बाद है आपका पावर कितना है प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है इनका, कोई भी लॉ बनेगा तो ये असेंट देंगे तभी लॉ बनेगा, तो लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, अगर किसी को
मतलब क्या बोलते हैं अपॉइंट करना है, ठीक है, तो ओथ यही दिलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर भी हो गया आपका। तीसरा जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को फांसी दे देता है तो ये चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं पार्डन देके। किसी के सजा को कम करना है, ये चाहे तो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, ये याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में इनका पावर क्या है, तो आर्टिकल 123 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। आपको ऑर्डिनेंस के संदर्भ में बस इतना याद रखना है कि जब हमें कोई कानून बनाना होता है किसी पर्टिकुलर मैटर पर, ठीक है, और उस समय पर संसद का सत्रकालीन सत्र जो है शुरू नहीं हुआ होता या शुरू होकर खत्म हो गया होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि संसद 2 ही 3 बार बैठती है साल में, उसमें भी वो बहस होता है, कानून बनते हैं इन बिटवीन, ठीक है, कि अभी संसद नहीं बैठने वाला है और कोई लॉ बनाने की जरूरत है, तो उस समय पे क्या करेगा, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस समय पे एक ऑर्डिनेंस पास करके उस लॉ को तत्काल प्रभाव से लागू करे, ठीक है। अब जब संसद सत्र में बैठेगा तो उस ऑर्डिनेंस के ऊपर बहस होगा और फिर वो बिल के तौर पर कानून बन जाएगा और फिर वो देश में लागू हो जाएगा, ठीक है। तो जब कानून बनाने के लिए संसद सत्र में नहीं होता है तब उस कानून को टेम्पररी लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसके बारे में प्रावधान है आपके आर्टिकल 123 में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मींट बाय लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। आप लोगों को मैंने बताया था पंचायत राज सिस्टम के बारे में, यही है वो, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी कौन है, पंचायत राज सिस्टम। अर्बन एरिया के लिए आपका वो पंचायत सदस्य ये सब होते हैं ना, और फिर आपके रूरल एरिया के लिए आपके जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, विलेज विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, हाँ हाँ हाँ, ग्राम पंचायत बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं और जिला परिषद बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का एक प्रारूप है। फिर यही आप अगर अर्बन एरिया में जाएंगे तो आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, ठीक है। ये सारे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, यहाँ पे एमपी नहीं आते हैं कोई काम कराने, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसी को चुना जाता है और वही वहाँ पे काम करवाते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम को ही आपका लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव में एक पंचायती राज सिस्टम हो। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 1992। इसमें हमने रूरल लोकल बॉडी पंचायती राज सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया। फिर हमने 74th अमेंडमेंट किया जिसके तहत हमने अर्बन लोकल बॉडी का के बारे में भी प्रावधान जोड़ा, ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडी में कौन होता है, म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, और रूरल लोकल बॉडीज में पंचायती राज सिस्टम होता है जहां पर मुखिया सरपंच का आपने कॉन्सेप्ट सुना हो, ठीक है। तो यही है आपका 73rd 74th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। इनके लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया था आपके आर्टिकल 243D में, ठीक है, कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर वो चाहते हैं कि हमें इसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के लेवल पे इलेक्शन लड़ना है तो वो लड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है, 243 में। इसके बाद इनका टर्म कितना होता है, तो इनका टर्म 5 ईयर का होता है, ठीक है। और इनके जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराते हैं। इतना आपको बस याद रखना है, काफी है। फिर आपके म्यूनिसिपल लेवल पे अगर करें, अर्बन लेवल पे बात करें तो मैंने बताया था म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, तो इसमें कौन होते हैं, पहला नगर पंचायत, फिर होता है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल, फिर होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे भी 3 हायरार्की है और रूरल में भी 3 हायरार्की, ठीक है। वहां पे भी रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए और SC ST के लिए, यहाँ पे भी महिलाओं के लिए और SC ST के लिए रिजर्वेशन है। उनका भी 5 साल का टेन्योर होता है और स्टेट कमीशन इलेक्शन कराते हैं। यहाँ पे भी इनका 5 साल का टेन्योर होता है
और स्टेट कमीशन यहाँ पे इलेक्शन कराती है। ठीक है, इतना बस याद रखना है, काफी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड कंपेयर इट विद यूएस मॉडल। यूएस के अंदर कौन सा फेडरलिज्म है, भारत में कौन सा फेडरलिज्म है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव करने के लिए बोल रहा है, कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे दो तरीके का जो है दोहरी सरकार है। फेडरलिज्म का मतलब हिंदी में होता है दोहरी सरकार। ठीक है, मतलब दो तरीके से सरकार चलती है, एक सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के अपने अपने पावर हैं, दोनों के अपने अपने स्फेयर हैं, मतलब जितना उनको काम करना, टेरिटरी डिवाइडेड है कि भाई आप इतना काम करोगे, यहाँ तक रहेंगे आप, स्टेट यहाँ तक रहेगा, यूनियन यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। फीचर क्या है इंडियन फेडरलिज्म का, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। फीचर ये है कि हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म काम करता है, दोहरी सरकार, दोनों के लिए जो है नियम जो है रिटर्न में दिए गए हैं और दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पहली बात। ठीक है, यहाँ दोनों के लिए पावर जो है डिवाइड किए गए हैं। स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट में लॉ है, यूनियन के लिए यूनियन लिस्ट में लॉ है। आप अपना यूनियन, अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो यूनियन लिस्ट में जो कानून है आप उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट के लिए कानून बनाने का राइट दिया गया है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों को दिया गया है। कहीं नया लॉ बनाना है तो रेसिडरी पावर के तहत सेंटर के पास राइट है कि उस पर कानून बनाए। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी, भारत में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगा, ये भी इंडियन फेडरलिज्म का एक फीचर्स ही है। ठीक है, डुअल पॉलिटी, दो 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 गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है यहाँ पे हमेशा, ये याद रखिएगा। इंडियन फेडरलिज्म का एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सेंटर को सबसे ज्यादा पावर दिया गया। ठीक है, जो कि पावर यूएस फेडरलिज्म में नहीं है। यूएस फेडरलिज्म में सबके पास बराबर पावर, हर स्टेट के पास। ठीक है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर ज्यादा पावर रखेगा, कोई स्टेट कम पावर रखेगा, नहीं, वहां पे सभी का पावर सेम। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन देखेंगे कि यूएस फेडरलिज्म में क्या है और हमारे भारत के फेडरलिज्म में क्या है। देखिए, नेचर के आधार पर इंडियन फेडरलिज्म क्वासी फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, पहली बात। जबकि आपका यूएस में डुअल फेडरलिज्म है। ठीक है, वहां पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरलिज्म सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जबकि यूएस में आपका फेडरल है। ठीक है, मतलब एक सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर आपका इंडियन फेडरलिज्म में सिंगल सिटीजनशिप को तवज्जो दिया जाता है। ठीक है, कि आप भारत में रहेंगे तो आपका सिंगल सिटीजनशिप होगा, यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके यूएस में डुअल सिटीजनशिप सिस्टम चलता है, एक स्टेट में हो तो वहां का आपके पास रहेगा, दूसरे स्टेट में जाओगे तो दूसरा स्टेट का लेना पड़ेगा, तो मतलब वहां पे दो दो सिटीजनशिप का नियम है। फिर इंडियन फेडरलिज्म में आपका रेसिडरी पावर किसके पास होता है, तो सेंटर के पास। सेंटर किसी भी नए कानून के लिए लॉ बना सकते हैं, जबकि यूएस फेडरलिज्म में स्टेट के पास होता है। अगर किसी भी कानून के लिए किसी स्टेट को लॉ बनाना है, भले वो मैटर नया हो, स्टेट बना सकता है। ठीक है, सेंटर से जरूरत नहीं है परमिशन, लेकिन भारत में है, भारत में सेंटर ही बनाएगा रेसिडरी पावर का एक्सरसाइज करते हुए। ठीक है, इसके बाद है आपका इमरजेंसी प्रोविजन, भारत में इंडियन फेडरलिज्म में एक्सटेंसिव है, जबकि यूएस फेडरलिज्म में इमरजेंसी का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इंडियन फेडरलिज्म में आपका अमेंडमेंट जो है फ्लेक्सिबल है, जब चाहो आप कर सकते हो, जबकि यूएस फेडरलिज्म में वेरी रिजिड। ठीक है, आप जल्दी नहीं कर सकते अमेंडमेंट। फिर है आपका इंडियन फेडरलिज्म में स्टेट ऑटोनॉमी लिमिटेड है, जबकि यूएस फेडरलिज्म में स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म में गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा होता है, जबकि यूएस में गवर्नर का अपॉइंटमेंट इलेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इंडियन फेडरलिज्म
और यूएस फेडरलिज्म में अंतर था। क्वेश्चन नंबर है 12, एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शन के बारे में आपके आर्टिकल 74, 75 और 77 में दिया गया है। पहले हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपोजिशन देखेंगे कि क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो पहला है आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें, दूसरा कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। ये सारे मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके लीडर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो आर्टिकल 74 में बताया गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। कोई कानून बनाना है या किसी कानून के ऊपर कोई अपनी राय देना है, ठीक है, या कहीं पे कोई ऐसा समझौता करना है, तो सारा डिसीजन लेता कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और यही बात फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर असेंट देते हैं। ठीक है, द एडवाइस टेंडर बाय मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगा। ऐसा नहीं बोलेगा प्रेसिडेंट कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, या इस बिल पे मुझे असेंट नहीं देना है, नहीं। प्रेसिडेंट एक होता है ना, कठपुतली के जैसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा बोलेंगे प्रेसिडेंट को वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो द एडवाइस टेंडर बाय मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होगा उसको जो है प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 75, मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। केस लॉ एक यहाँ पे है, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन राम जवाया कपूर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर सही बात है प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। वही अपने पावर जो है, अपने एडवाइस जो है, अपने जो ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसके हिसाब से ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है, फिर इनके पावर और फंक्शन क्या है? तो इनके पावर लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है और एग्जीक्यूटिव पावर भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर देखेंगे। पावर पार्लियामेंट में अगर किसी लॉ को इनिशिएट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कौन से लॉ पे कानून बनना चाहिए, लेजिस्लेटिव एजेंडा क्या है, ये डिसाइड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। कोई बिल है, ठीक है, इंक्लूडिंग मनी बिल, इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास बिल पर असेंट लेने के लिए रिकमेंड कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व करना है या किसी व्यक्ति को समन करना है लोकसभा में बुलाने के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब क्या? भारत के अंदर कोई भी पॉलिसी बनेगा किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फॉर्मुलेट करने के लिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कराएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो यूनियन के अंदर काम करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना है तो कौन करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को किसी को अपॉइंट करना है जैसे गवर्नर को, जज को, अटॉर्नी जनरल को, ठीक है, या हाई क्लास के ऑफिशियल को, ठीक है, तो ये एडवाइस कौन करता है प्रेसिडेंट को? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। लास्ट हम देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे पावर हैं, फाइनेंशियल पावर हैं, किसी बिल पे, बजट पे, ये सब अपना बात रख सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट फंड का कैसे यूज होगा यूनियन ऑफ मिनिस्टर तय करता है। ठीक है,
पॉलिसी मेकिंग फंक्शन भी है उनके पास। अगर कोई पॉलिसी बनाना है, कोई कानून बनाने हैं, कोई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अपनाना है, कौन करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। फिर आपका जुडिशियल पावर भी होता है, किसी को पार्डन देना है तो प्रेसिडेंट के जरिए वो पार्डन भी दिला सकते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट जो पार्डन देते हैं, अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगता है कि किसी व्यक्ति को पार्डन देना है तो प्रेसिडेंट के जरिए पार्डन दे सकते हैं। ठीक है। वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई इस व्यक्ति को आप जो है पार्डन दे दीजिएगा। प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये बात किसने कहा था, एडवाइस किसने किया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किया है। ठीक है। कहीं पे स्टेट इमरजेंसी लगाना है, नेशनल इमरजेंसी लगाना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना है, करता प्रेसिडेंट है, लेकिन एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो ये सारा हो गया आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में फिर से सवाल है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है क्या है, इवॉल्व कैसे हुआ था। ठीक है। तो देखिए, judicial review is the power of the judiciary to examine the invalidate legislative or executive action contravene to the constitution। ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। स्कोप क्या है? तो ये किसी भी एक्शन को जुडिशियल रिव्यू के जरिए देख सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेप डाउन कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत, अगर उनको लगता है कि नहीं ये किसी लॉ को वायलेट करता है तो। एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई ऑर्डिनेंस पास किया है, कोई एक्शन लिया है और वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा सकता है। ठीक है। किसी लोअर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसे ऑर्डर पास किए जो गलत थे, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा सकता है। कैसे? जुडिशियल रिव्यू के तहत। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के तहत पावर किस किस आर्टिकल से मिलता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को? तो आर्टिकल 13 के जरिए मिलता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट के साथ कोई लॉ वायलेट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है, 13 में। तो ये पावर जुडिशियल रिव्यू में आता है। फिर आर्टिकल 32 में आता है, जहां पे कहा गया है कि किसी के भी फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तो उसको इन्फोर्स करने के लिए अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर पावर दे देता है। मैंने बताया था आपको आर्टिकल 136 आता है, आर्टिकल 142 आता है। ये सारे सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इनहेरेंट पावर देते हैं टू मतलब जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का ही पार्ट है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट भी अपने पावर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। इवॉल्व कैसे हुआ था ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट? इंडियन जुडिशियल रिव्यू हैज रूट इन ब्रिटिश प्रैक्टिसेस। ठीक है। यूएस मारवरी वर्सेस मेडिसन केस एस्टैब्लिश जुडिशियल रिव्यू इन यूएस। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस से आया था। कौन से केस से आया था? तो मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस से। ठीक है। फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यूएस से लिया था। आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास जो है बहुत दिमाग था हमारे पास भी, लेकिन हमने फिर भी बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ न कुछ जो है अडॉप्ट किया, बोरो किया। ठीक है। तो अब हमें यूएस का फंडामेंटल राइट अच्छा लगा तो हमने ले लिया, यूएस का फंडामेंटल ड्यूटी अच्छा लगा, ले लिया, जापान का आपका इमरजेंसी अच्छा लगा, हमने ले लिया। मतलब ये सही है या गलत है मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हमने बोरो किया। अब ये जरूरी नहीं कि जापान से इमरजेंसी लिया गया हो, बहुत सारे देश से कुछ न कुछ हमने लिया है। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे ही हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया? यूएस से लिया। ठीक है। हमारे भारत में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कब आया? तो केशवानंदा भारती के केस से हमने जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को जो है इजाद किया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। और इसी केस से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट
अमेंड कर सकती है कुछ भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, और ये भी जुडिशियल रिव्यू के केस से ही वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये एक्सटेंड होते गया। अब कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है कि आपको कि यहाँ पे कोई एक्शन गलत है लेजिस्लेचर का, या ऐसा कोई कानून है जो गलत है, तो आप उसको लेके जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट में जा सकते हो। फिर कोर्ट उसका रिव्यू करेगा, अगर फंडामेंटल राइट से वायलेट होता होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक डाउन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, एनालाइज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विद रेफरेंस टू लैंडमार्क केस। यही तो बेसिक स्ट्रक्चर अभी बता रहा था मैं। किस केस से आया था? केशवानंदा भारती के केस से। उससे पहले जितने भी केस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर शंकरी प्रसाद का केस आया था 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। फिर आया सज्जन सिंह का केस 1965 में। पार्लियामेंट ने फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, 368 में पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट भी। ठीक है, फिर आया आपका 1973 में केशवानंदा भारती का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पहले ऑर्डर दिए गए थे वो गलत है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को कभी अमेंड नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा उसके बारे में चीफ जस्टिस SM सिकरी ने पूरा गाइडलाइन जारी किया। उसमें क्या क्या कहा? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी अमेंड नहीं होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नीचे कर ही नहीं पाओगे, कैसे भी अमेंड नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ कभी अमेंड नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर कभी अमेंड करके कम नहीं किए जा सकते। फेडरलिज्म, स्टेट के पास पावर, सेंटर के पास अपना पावर, कभी अमेंड नहीं होगा। फंडामेंटल राइट कभी अमेंड नहीं होगा। सेक्युलरिज्म कभी अमेंड नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू कभी अमेंड नहीं होगा। तो ये 8 बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती के केस से दिया था। ठीक है, और यही आपसे सवाल पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। 15, explain the provision relating to interstate trade and commerce under the constitution। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पे प्रोविजन पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोविजन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल में ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताया गया है, इंटरस्टेट। ठीक है, तो जब आप आर्टिकल 301 देखोगे और 307 मतलब 301 से 307 तक इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पूरा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब 301 में क्या कहा गया है तो देखिए, subject to the other provision of this part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रेड या कॉमर्स अगर करना है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट भी करना है तो वो फ्री होगा। दूसरा आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रेड, आर्टिकल 302 में बताया गया है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट ट्रेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है इंटर स्टेट ट्रेड में पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो आर्टिकल 302 के तहत वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल और जस्टिसिएबल होना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 303 जिसमें एक्सेप्शन टू स्टेट पावर है। स्टेट कैन नॉट बाय लॉ इम्पोज डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस और रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड विद अदर स्टेट। कोई भी स्टेट कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी रूल या कोई टैक्सेस का प्रोविजन नहीं लगा सकता दूसरे स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन दिया गया है आर्टिकल 303 में कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट से जलने के लिए या कुछ भी ऐसा आप किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू ऑथराइज सच रेस्ट्रिक्शन
इफ नेसेसरी। पार्लियामेंट के पास तो पावर है, हमने अभी ही देखा आर्टिकल 302 में पार्लियामेंट कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, स्टेट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, खास करके ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर हो। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 304 ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर में इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड विद इन दी स्टेट। अपने स्टेट के अंदर अगर उनको लगता है कि कोई मुझे ऐसा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो लगा सकते हैं, वो भी रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दो। जैसे आपको लगता है कि हमारे स्टेट के अंदर इस गुड्स को बैन करना है, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये गुड्स हमारे स्टेट में नहीं आना चाहिए, आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके स्टेट में इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे इतना टैक्स जो है इम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रीजनेबल है और किसी दूसरे स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में नहीं है तो यू कैन डू दैट। फिर है आपका आर्टिकल 305 अथॉरिटी ऑफ द यूनियन। पार्लियामेंट कैन ऑथराइज स्टेट लॉज इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कुल मिला के सेंटर के पास पूरा पावर है कि वो किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा भी सकते हैं और स्टेट को भी इम्पावर कर सकते हैं कि भाई तुमको लगाना है, जा लगा ले, मैं देता हूं पावर। फिर आपका आर्टिकल 306 और 7, इसमें बताया गया है empower the union government to appoint authority to carry out laws regulating trade and commerce between state, ensure a smooth and coordination regulation of trade in federal setup। ठीक है, तो आपको पता होगा एक था ना इंटर स्टेट कोऑपरेशन अथॉरिटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसके सजेशन पे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ पे काम करते हैं? पार्लियामेंट में। तो इनडायरेक्टली जो है पार्लियामेंट स्टेट टू स्टेट के बीच जो है रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, वो अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं। यही बात आपके आर्टिकल 306 से 307 में बताए गए हैं। ठीक है, एक था किशन चंद छेलाराम वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये हमने ऊपर ही पढ़ा आर्टिकल 304 में कि स्टेट जो है किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहता है तो वो रीजनेबल होना चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। ठीक है, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यही बात छेलाराम के केस में कोर्ट ने कहा। ठीक है, कि स्टेट को अगर कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है तो अपना विद इन स्टेट कर सकता है, लेकिन वो रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले बिल लाया जाएगा। ठीक है, बिल को कहाँ पे टेबल किया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में उसके ऊपर बहस होगा। ठीक है, बहस होने के बाद वो बिल पास किया जाएगा। बिल पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद वहां पे भी बहस होगी, दोनों पक्ष विपक्ष उसके ऊपर बहस करेगा। बहस होने के बाद लास्टली वोटिंग होगी और बिल को पास किया जाएगा। बिल पास होने के बाद फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट दे देगा। असेंट के बाद वो बिल कानून बन जाएगा और गजट के साथ नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये लॉ इस तारीख से लागू हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसीजर है ऑर्डिनरी बिल को पास करने का। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हमने पहले भी देखा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो गठन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के अंदर होता है। आर्टिकल कौन सा? 321। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात करता है तो वो स्वाभाविक है कि वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, किसी कानून के अंदर कोई अथॉरिटी बनता है तो फिर उस कानून के अंडर वो होता है। ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी अथॉरिटी को जन्म दे रहा है तो उसके ऊपर कौन ही हो सकता है? ठीक है,
तो कोई नहीं होगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है ऊपर कोई नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा ईसीआई का केस बंगाल में बहुत चल रहा है, अभी आज ही की बात है। ईसीआई के ऊपर केस किया था बंगाल के मतलब ममता सरकार ने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपने सारे अथॉरिटी को मतलब तबादला कर रहे हैं, वहां से इधर से उधर कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बंगाल में चुनाव है तो इसको मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए ईसीआई ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, वो कोई भी एक्शन लेते हैं तो उनके अंडर होता है। ये बात अलग है कि आप बोल रहे हो कि नहीं ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है इसीलिए हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे इलेक्शन नहीं है, वहां भी इलेक्शन कमीशन ने अपने अथॉरिटी को इधर से उधर ट्रांसफर किया है। तो जब उनका अपना एक सोसाइटी है, उनका अपना एक पावर है, उनका अपना एक बॉडी है, तो उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। ठीक है, यही बात आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टाफ को इधर उधर किया, अपने अथॉरिटी को। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इलेक्शन से जुड़ा है इसीलिए। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे भारत में वैसे भी नेचरली इंडिपेंडेंट ही है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनका जो है गठन किया गया था। उनको जो सही लगेगा वो ऑर्डर पास करते हैं। आपने देखा होगा एसआईआर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया क्या? कुछ नहीं लगाया, क्योंकि भाई इलेक्शन से जुड़े जो भी प्रोविजन है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। उनको अगर लगता है कि किसी स्टेट में बहुत सारे वोटर मरे होंगे, बहुत सारे वोटर जन्मे होंगे, तो उनका जो है रिकॉर्ड हमारे पास आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ही एसआईआर हुआ था ना। एसआईआर का यही मतलब है ना, स्पेशल रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है। क्यों बनाया गया, क्यों किया जाता है? ताकि उस स्टेट में कितने लोग मर गए हैं जिनका नाम है उसको हटाना है। कुछ लोग जन्म लिए 18 साल के हो गए लेकिन अभी तक इलेक्शन में नाम में नहीं है, वोटर लिस्ट में, तो उनके नाम ऐड करना, डिलीट करना, ये सारे काम एसआईआर के जरिए होता है। तो ये तभी संभव है ना जब आप एसआईआर करा लो, जो एक्चुअल वोटर है वो हो, तभी तो ये इंश्योर हो पाएगा कि वोटिंग जो होगा वो पार्शली होगा। ठीक है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इलेक्शन को फ्री और फेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पूरा पावर है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, नॉट बाय एनी लॉ। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज इंडिपेंडेंस बॉडी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इसलिए भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है, उसमें पूरा प्रावधान है इसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो है, इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली तो होता ही है ना, अभी सेंटर में मोदी जी हैं। ठीक है, अगर वो चाहें कि भाई इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को बुलाइए हवेली पे मिलते हैं थोड़ा, क्या वो मना कर देंगे कि नहीं मिलना है मुझे? ठीक है, अब सामने नहीं मिलेंगे लेकिन इनडायरेक्टली तो मिलते ही हैं, बात तो होता ही है, इन्फ्लुएंस तो होते ही होंगे। समझ रहे? तो कहने के लिए लेकिन इंडिपेंडेंस है, ये आपको याद रखना। फिर इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो इलेक्शन को कंडक्ट कराना, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कराना, ठीक है, नाम एडिशन डिलीशन करना। ठीक है, फिर आपका पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गलत किया है तो उसके नाम को, उसके पार्टी को लाइसेंस रिवोक करना। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, एडवाइजरी फंक्शन लागू करना, कोई किसी पार्टी के बीच कोई डिस्प्यूट है किसी सिंबल को लेके, इसको रिजॉल्व करना, ये सारे इनके काम है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यही सवाल पिछले 3 बार आया है। टेरिटोरियल नेक्सस यहाँ पे नया है। तो टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब क्या है? भाई स्टेट के पास कुछ स्पेयर दिया हुआ है ना कि भाई आप इसमें लॉ बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया उनका? ये उनका पावर हो गया।
यूनियन के पास अपना एक पावर है, उनको एक दायरा दे दिया गया है, तो ये उनका टेरिटरी होगा। तो टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब होता है कि भाई टेरिटरी के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपका होगा, ठीक है। तो स्टेट, कोई भी स्टेट अपना लॉ बनाएगा तो वो अपने स्टेट के लिए बनाएगा, वो लॉ उनके टेरिटरी में काम आएगा। वो लॉ आउटसाइड स्टेट पे लागू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही है टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप का स्टेट और यूनियन के बीच, उसके बारे में बताइए। तो ये हमने शुरू में भी बात किया था। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तीनों को अपने अपने पावर दे दिए गए हैं। यूनियन में यूनियन लॉ बनाएगा, स्टेट में स्टेट बनाएगा, कंकरेंट में दोनों बनाएंगे। कहीं पे दोनों में अगर ताना तानी होता है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ये सारे हमने आपको बताया। रेसिड्यूरी पावर बताया मैंने कि कहीं पे कोई लॉ बना ही नहीं है तो लॉ बनाना है तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं जाके वो यूनियन के पास जाएगा और उसके ऊपर लॉ बनाएगा यूनियन। लास्ट 19वां सवाल है, इसके बाद एक और है, हाउ डज द एडमिशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट टेक प्लेस इन इंडिया, ठीक है। कैसे कोई स्टेट को जो है नया बनाया जाता है और कैसे कोई स्टेट जो है इधर क्या, हाँ हाँ, कोई स्टेट कैसे हम नया बनाते हैं और कैसे किसी स्टेट को नया ऐड करते हैं हमारे देश में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और फिर पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हेल्प से बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है स्टेट के बारे में आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 2 में क्या बात किया गया है? एम्पावर पार्लियामेंट टू एडमिट इन टू द यूनियन न्यू स्टेट एंड न्यू टेरिटरी। कोई नया स्टेट अगर भारत में ऐड करना है तो आर्टिकल 2 में आपको पावर दिया गया है, किसके पास? पार्लियामेंट के पास। दूसरा है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट को मतलब नया स्टेट आर्टिकल 3 में बनाया जा सकता है, ऐसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। किसी स्टेट को अल्टर करना है, आर्टिकल 3 में बताया गया है। किसी स्टेट में आपका जो है बाउंड्री थोड़ा एक्सटेंड करना है, आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। ये दो हो गया। फिर है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट्री लॉ इज वैलिड डिस्पाइट एनी इनकंसिस्टेंसी विद 7th शेड्यूल। नो स्टेट्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड, स्टेट व्यूज आर एडवाइजरी ओनली, ensure a smooth integration and reorganization of the state and territory। किसी स्टेट को स्टेट डिक्लेयर करना है, किसी स्टेट के टेरिटरी को कम करना है, किसी स्टेट की टेरिटरी को ज्यादा करना है, ठीक है। उसके बारे में स्टेट से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका आर्टिकल 4 बोलता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर वो किसी स्टेट को एक्सटेंड करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है सिक्योरिटी के लिए, अपने देश के इंटीग्रल पार्ट के लिए, तो वो कर सकते हैं आर्टिकल 4 के तहत। लास्ट है आपका आर्टिकल 368, जो कि मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट के बारे में। तो अगर किसी स्टेट में कि भारत में अगर कोई नया स्टेट ऐड होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो अमेंडमेंट का भी पावर आपके आर्टिकल 368 में दे दिया गया है। तो यही है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में पूरा प्रोविजन, आर्टिकल 2, 3, 4 और 368। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। तो एमपी के पावर के बारे में तो हमने शॉर्ट नोट में भी पढ़ा था। क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनका? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास है आपका, पहला लेजिस्लेटिव पावर है। क्या है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ वगैरह बनाना है, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बना सकता है, पावर हो गया। मनी बिल लाना है, पार्लियामेंट ला सकता है, पावर हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, ठीक है। ये सारे पार्लियामेंट के पास पावर है। जुडिशियल पावर भी है, किसी जज को निकालना है, इम्पीच कर सकते हैं, जुडिशियल पावर हो गया, ठीक है। किसी जज के ऊपर कमिटी बिठाना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए,
पार्लियामेंट कर सकता है। तो ये सारे पार्लियामेंट के पावर हो गए, ठीक है। अब प्रिविलेज क्या है, उस उन मतलब मेंबर के प्रिविलेज और इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, पहला है इंडिविजुअल प्रिविलेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी एमपी कुछ भी बोलता है तो वो फ्रीडम उसको है, उसके लिए उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। दूसरा, सिविल केस में एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, 40 दिन के आसपास, ये याद रखना। फिर है आपका कलेक्टिव प्रिविलेज भी दिया गया है। पार्लियामेंट कंट्रोल इट्स प्रोसीजर, कंडक्ट और डिबेट, डिसिप्लिन ऑफ मेंबर, ठीक है। फिर है आपका अदर प्रिविलेज, राइट टू एक्सक्लूड आउटसाइडर फ्रॉम प्रोसीडिंग, राइट टू समन विटनेस, कॉल फॉर पेपर एंड डॉक्यूमेंट, राइट टू प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सारे पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी दिए गए हैं, ठीक है। तो जुडिशियल इम्यूनिटी भी उनको मिला है कि कोर्ट जो है किसी भी एमपी को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दरमियान नहीं बुला सकता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा उस बात के लिए जो पार्लियामेंट में किए गए हैं, ये भी एक इम्यूनिटी है, ठीक है। MPs कैन नॉट बी सूड फॉर स्टेटमेंट मेड इन ऑफिशियल डिबेट और रिपोर्ट। अगर ऑफिशियल पार्लियामेंट के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर बहस चल रहा था, उसमें उन्होंने कुछ गलत टिप्पणियां भी कर दी, ठीक है, तो उसके लिए उसके ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं चलेगा, ये भी उनके लिए इम्यूनिटी दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया होगा।